बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मिस्टर जे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है स्पेन के हवाले से कि स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी है, उसकी फ़ाइल को कैसे प्रिपेयर करना है। लिहाजा इन बातों को ज़रा मद्देनज़र रख के आप समझ लीजिए तो बेहतर है आपके लिए। अक्सर लोग ओवर करते हैं, वो तवज्जो नहीं देते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो मैं बस वीज़ा अप्लाई कर दूं, मेरा वीज़ा लग जाए। तो ये गलतफहमियाँ कई लोगों को होती है कि वो यही समझ के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। देखिए, अगर हम टूरिज़्म वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टूरिज़्म के साथ हमने एक ट्रैवल प्लान भी देना होता है कि हमारे जाने का पर्पज़ क्या है। उसके साथ टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस ये लगानी पड़ती है, तो सब लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। हमारी बैंक स्टेटमेंट वेल है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, एनटीएन है, फाइलर हैं और अदर बिजनेस है। तो इन चीज़ों को हमने लेके चलना पड़ता है अपनी फ़ाइल के साथ। अक्सर लोग ये चंद डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देते हैं और बाद में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अक्सर लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। देखें, जब भी आप फ़ाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें आपको तवज्जो ये देनी होगी कि आपकी फ़ाइल में कमी किस चीज़ की है। देखें, वीज़ा ऑफ़िसर एक्चुअली देखता है आपकी फ़ाइल की स्ट्रॉन्गनेस, क्लियरनेस, कि उसको समझ आ जाए कि आपने जो बातें लिख के भेजी हैं और जो फ़ाइल आपने प्रेज़ेंट की है, क्या वो सही है, वो समझने के काबिल है, आपके जाने का पर्पज़ सही है, आप वाक़ई रियल विज़िटर हो, रियल टूरिस्ट हो, वो ये चीज़ें देखना पसंद करता है। ये नहीं कि आपने इधर से डॉक्यूमेंट्स उठा के वो लगा दिए हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कॉपी उठा के लगा दी, नहीं। डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाएँ उसके हवाले से उसकी डेफिनेशन दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिज़नेस है, ऑलराइट? मैं बिज़नेस के हवाले से आपसे लास्ट टाइम बात की थी। आप किसी कैटेगरी का बिज़नेस करते हैं, उसके साथ एक कवर लेटर होता है। उस कवर लेटर के ऊपर आपका टोटल एड्रेस किया जाता है कि आप किस कैटेगरी का बिज़नेस कर रहे हैं। फिर उसके साथ आपके बिज़नेस का एक लोगो होता है, वो लोगो होता है जो आपको बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करता है। लोग तो फ़ुज़ूल सा लेटर हेड बनवा लेते हैं, ठीक है? मैं कवर लेटर की बात कर रहा हूँ। उस कवर लेटर पे जो लेटर हेड होता है, फिर उसके ऊपर कवर लेटर लिखा जाता है। तो लेटर हेड बनवा लेते हैं, उसपे लोगो जो होता है वो उनके बिज़नेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। उनकी जो एक्टिविटी होती है वो सही तरीके से नहीं बयान कर पाता। फिर जहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है। फिर उसके ऊपर आप ये एप्लीकेशन लिखते हैं अपने कारोबार के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, और वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से आप लिखते हैं, क्योंकि इस तरह की कई एप्लीकेशन लिखी जाती है एक लेटर हेड के ऊपर। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं, वो बिज़नेस पर्पज़ पे जाना चाहते हैं या टूरिज़्म पर्पज़ पे जाना चाहते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरी की एप्लीकेशन होती है। अगर आप टूरिज़्म पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, एक लेटर हेड के ऊपर आपने अपने जाने का पर्पज़ लिखना है, अपने बिज़नेस के हवाले से बताना है और आपने वापसी का बताना है, और ग्रांट के हवाले, वीज़ा ग्रांट के हवाले से बताना है। ये चंद लाइन्स होती है जो आपने लिख के वीज़ा ऑफ़िसर को बतानी होती है। फिर उसके बाद एक एफ़िडेविट होता है, वो एफ़िडेविट पे आपने डिस्क्राइब करना होता है। तो बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग फ़ाइल प्रिपेयर करवाते हैं, वो ये चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं कि हम फ़ाइल प्रिपेयर करवाने जा रहे हैं, क्या हमारा कवर लेटर और लेटर हेड सही है? क्या हमारे बिज़नेस से रिलेटेड जो स्टैम्प है वो सही है? क्या हमारा उसके साथ विज़िटिंग कार्ड जो है वो सही लगा हुआ है? देखिए, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो पूरी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस पे। फ़ाइनेंशियल स्टेटस में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, लाइफ़ इंश्योरेंस होती है, और बहुत सी कैटेगरी में आपकी इन्वेस्टमेंट लगा लें जो आपने की हुई होती है, उसको आपने बकाया तौर पे डिस्क्राइब करना होता है, बताना होता है स्टेप बाय स्टेप कि मेरे पास इतनी फ़ाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरी फैमिली टाइज़ है, वो आपने बतानी होती है। तो मेरा ये बताने का मकसद इस वीडियो में है कि अगर आप स्पेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेन ज़्यादातर रिक्वायरमेंट क्या करता है, वो आपका एफिडेविट देखता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट देखता है, फिर मेंटेनेंस लेटर उसके साथ होता है जो बैंक का होता है, फिर आपका लेटर हेड होता है, लेटर हेड पे ऊपर एप्लीकेशन लिखी जाती है, फिर उसके साथ विज़िटिंग कार्ड होता है आपका, ठीक है? एफ़िडेविट होता है, स्टाम्प के ऊपर जो निकला जाता है एफ़िडेविट, जिस पे आप गारंटी देते हैं आपने वापस आने की, और अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने इनकम के हवाले से सारे
पॉइंट आप उस पे बताते हैं एफिडेविट पे। अगर आपके साथ पार्टनरशिप चल रही है किसी के साथ, तो आप उसके साथ अंडरटेकिंग लेटर लगाते हैं। इस तरह के कई कैटेगरी के लेटर्स आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं किसी अपने क्लाइंट के लिए वीज़ा अप्लाई करता हूँ, तो सबका सेम फाइल नहीं बनती। कई लोग स्टूडेंट्स होते हैं, कई लोग पार्टनर्स होते हैं, कई लोग बिजनेसमैन होते हैं, कई लोग जॉब्स करने वाले होते हैं। तो ये कई डिफरेंट कैटेगरी में उनकी एप्लीकेशन आ जाती है। ज़रूरी नहीं उनके साथ एक ही लेटर हेड के ऊपर एप्लीकेशन लिखी जाती है, या एक कवर लेटर लिखा जाता है, नहीं। कई कईयों के ऐसा भी हुआ है कि मैंने 4-4 एप्लीकेशन टाइप करके बाकायदा सबमिट करवाई है, क्योंकि वो जो होता है जाने का पर्पस वो बाकायदा बताना पड़ता है। इसी तरह मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कई लोगों की एप्लीकेशन इसी तरह टाइप की है, जिन्होंने अपने जाने का पर्पस सही बताया है, उनको वीज़ा ग्रांट किया गया है। और कई लोग मेरी बात को नहीं समझ पाते। मेरे अपने ही जानने वाले थे, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि मुझे एक एफिडेविट भेज दो। मैंने उनको दे दिया एफिडेविट, एक उन्होंने राइटिंग मांगी थी, दे दी। उन्होंने एफिडेविट के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। मैंने उनको बताया था इस तरीके से काम नहीं करना, रिफ्यूज़ हो जाएगा। उन्होंने मुझे ओवरलुक किया, मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की। तो एट दी एंड उसके फ्रेंड का उसका अपना वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बेसिकली वो बोथ ऑफ देम स्टूडेंट थे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि हम अगर वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट के साथ वालिद साहब की तरफ से एफिडेविट होता है। वालिद साहब की जो कंपनी है, टैक्स रिटर्न है, बैंक स्टेटमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। उस लेटर हेड के ऊपर भी वालिद साहब की तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है, राइट। फिर आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक लेटर हेड के ऊपर वो बकायदा आपकी लीव के ऊपर आप एक सर्टिफिकेट कह दें, या टू होम इट मे कंसर्न, या वो एप्लीकेशन दे देते हैं। फिर एक एप्लीकेशन आपके नाम से होती है जो आपने खुद दी होती है प्लेन पेपर के ऊपर, राइट। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज की एप्लीकेशन टाइप होती है। फिर जाके एक वीज़ा फॉर्म फिल होता है, फिर उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, उसके डेफिनेशन भी दी जाती है। फिर जाके वीज़ा ऑफिसर को आप मुतमिन कर पाते हैं। कई लोग वीज़ा ऑफिसर को इसी वजह से मुतमिन नहीं कर पाते, वो 3-4-5-6 डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट को समझते हैं कि बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, वीज़ा लग जाए, नहीं। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और आप वीज़ा ग्रांट करवाना चाहते हैं, तो अपनी फ़ाइल को प्रॉपर तरीके से तैयार करवाएं। देखिए, फ़ाइल प्रिपेयर करवाने के लिए अगर मेरे पास कोई आता है, तो मैं उसकी फ़ाइल के ऊपर एक-एक चीज़ को नोट करता हूँ। ऑफ कोर्स नोट करने के बाद ही उसकी फ़ाइल अच्छी तैयार की जाती है। सबसे पहले मैं उसकी टैक्स रिटर्न्स को चेक करता हूँ और उसकी बैंक स्टेटमेंट को, कि वो बाकायदा तौर पे मैच हो रही है। नहीं, उसमें 19-20 होगी तो उसको मैं मैनेज करवा देता हूँ। नंबर 2, हम चेक करते हैं उसका चैम्बर सर्टिफिकेट या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक उसको गाइड किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं। हम थोड़ा लेट कर देते हैं अगले की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट के लिए। हम ये नहीं कहते कि अभी आए तो आज आके जमा करवाएं। थोड़ा सा डिले कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करवा लें, ठीक है। और तैयार करवाने के बाद फिर अप्लाई करें। उसमें चांसेस ये होते हैं कि वीज़ा लग जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स को सही नहीं तैयार करवाएंगे तो अब प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी होगी। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर की मर्जी, उसने वीज़ा देना या नहीं देना उसकी मर्जी होगी, वो दे दे, लेकिन अपना काम पूरा करें। मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपना काम पूरा करो। अगर आप लोग अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स यही कि जब आप फाइल प्रिपेयर कराते हैं, बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, चैम्बर, ये डॉक्यूमेंट ले आते हैं, फिर उसके हवाले से अपना जो बिजनेस है उसके हवाले से वही बात करूँगा कि लेटर हेड के ऊपर आपका जो बिजनेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगो किस तरह का है जो आपके बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर विज़िटिंग कार्ड होता है, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें बयान की जाती हैं। खाली लेटर हेड नहीं, फिर उसके साथ एफिडेविट लगाया जाता है, फिर साथ में अंडरटेकिंग लगाया जाता है, तो फैमिली की तरफ से भी कुछ लेटर लगाए जाते हैं, अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं, शादीशुदा होते हैं, वो भी शो करवाना पड़ता है कि आप जा रहे हो। क्या आपकी बैकग्राउंड पे, आपकी बैक पे जो आपकी फैमिलीज़ है, आपकी वाइफ्स है या आपके हस्बैंड है, क्या उनको एतराज़ तो नहीं कि आप जा रहे हैं? ये भी डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी होता है कि वीज़ा ऑफिसर को बताना होता है कि मेरी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं है और मैं वापस आऊँगा।
ये छोटी छोटी चीज़ें कई चीज़ होती है जो काउंट की जाती है, जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। हम इसको समझते ही कुछ नहीं है कि नहीं यार ये तो ज़रूरत नहीं। हम अक्सर लोग, मैंने लोगों को देखा है इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं, वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है तो देखो, हमें इनविटेशन की ज़रूरत होती है कि हमें किसी ने इनवाइट किया है, हम उसकी शादी पे जा रहे हैं, उसकी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, वो भी तो इनविटेशन लेटर लगाते हैं। उसमें भी हमें ये डॉक्यूमेंटेशन सारे बताने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं वीज़ा ऑफिसर को मुतमिन करने के लिए। आप जितना वीज़ा ऑफिसर को मुतमिन करेंगे, उतना आपकी फ़ाइल और वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप नहीं मुतमिन करेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है रिफ्यूज़ल का फेस करोगे। लोग सोचते हैं कि पेड होटल बुकिंग लगा दो, पे कर दिया सारे पेमेंट, हमें वीज़ा मिल जाएगा, टिकट कंफर्म लगा दो। ये बात नहीं है। आप होटल बुकिंग का 3 लाख 4 लाख पे कर दें, टिकट कंफर्म ले लें, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरीके से बयान नहीं कर पाओगे तो वो वीज़ा कभी भी नहीं देगा। वीज़ा ही हासिल करने के लिए आपको एक-एक चीज़ अपनी बतानी होती है। तो बेस्ट कंसल्टेंट का काम ही यही है कि वो आपकी फ़ाइल को सही तरीके से कैटेगराइज़ करें। एज़ मी, जैसे कि मेरे पास कई मेरे क्लाइंट आते हैं, वो इसी के हवाले से ज़िक्र करते हैं, फिर उनको मैं स्टेप बाय स्टेप उनकी डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज करवाता हूँ। उनको बताता हूँ ये चीज़ें हैं। मेन चीज़ यही बताऊँगा, कुछ लोग होते हैं कि पे करने में थोड़ा-सा झिझकते हैं। वो कहते हैं हम इतने पैसे क्यों पे करें? देखिए, आप वीज़ा फ़ीस पे कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ाइल के ऊपर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें जो आपकी फ़ाइल अच्छी और बेहतरीन इफ़ेक्टिव तैयार हो जाए। अक्सर लोग यही चीज़ सोच के अपनी फ़ाइल को अच्छी तैयार नहीं करवाते और अप्लाई करने की जल्दी होती, बस अप्लाई हो जाए, आगे देखी जाएगी। तो देखी क्यों जाएगी? अपनी फ़ाइल को तैयार प्रॉपर तौर पे तैयार करवाएँ। वही फ़ाइल आपकी दोबारा से किसी और कंट्री में भी यूज़ होगी। वही फ़ाइल आपकी फर्दर यूज़ होती चली जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है, वो चीप के चक्कर में 5-5 हज़ार में सिर्फ़ फॉर्म फिल करवा लेते हैं, ठीक है? और वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते हैं। कईयों ने कहा यार फॉर्म ही हैगा, कोई गल नहीं। मैंने पहली भी वीडियो में ये बातें बताई है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं। मैं यही समझाता हूँ अक्सर, और यही बार-बार मैं कहता हूँ, और कह के बल्कि मैं थक ही गया हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती कि यार अपनी फ़ाइल को प्रॉपर तौर पे तैयार करवाएँ, उस पे वर्किंग करवाएँ, उसके ऊपर एक-एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन दें। लोगों के बिज़नेस कई कैटेगरीज़ के होते हैं, वो सारे हाइड करके रखें, उस सबको निकालें और सबको लगाएँ और बताएँ उसके हवाले से वीज़ा ऑफ़िसर को। वीज़ा ऑफ़िसर वहाँ से मुतमिन होता है। उनको पता लग जाता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, बिज़नेसमैन है, या जॉब्स अच्छी जॉब्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो मेरी ये वीडियो क्वाइट लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए मैं स्पेन के हवाले से बताई थी कि अगर जब भी आप इंटरेस्टेड हो स्पेन की फ़ाइल के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विस को हासिल कर सकते हैं। हम बेशुमार इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं और बाकायदा तौर पे फ़ाइल अच्छी प्रिपेयर करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चलें, हमारी हमारी बात को समझें, तो उम्मीद है आपको इसमें वीज़ा भी इशू किया जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।